नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है एचआई एंकर बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत की। कहा, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प, मंत्र से भारत का विचार हुआ पुनर्जीवित। वंदे मातरम के बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर भी बरसे पीएम। विशेष चर्चा में विपक्षी दल भी शामिल। बीजेपी नेताओं ने वंदे मातरम पर पीएम के संबोधन को बताया ऐतिहासिक। कहा, बेनकाब हुआ कांग्रेस और गांधी परिवार का किरदार। सदन में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर भी भाजपा ने उठाए सवाल। इंडिगो संकट के पीछे एयरलाइंस की क्रू रोस्टरिंग और प्लानिंग सिस्टम की विफलता बनी कारण। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में दी जानकारी। डीजीसीए के नोटिस पर शाम 6 बजे तक इंडिगो को देना है जवाब। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए 5 विशेष रोल पर्यवेक्षक किए नियुक्त। संयुक्त सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। वहीं बीएलओ के भत्ते के लिए आवंटित धनराशि रोकने के आरोप पर घिरी ममता सरकार। पुरुष हॉकी में भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से। केप टाउन के स्टेलनबोश में श्रृंखला जीतने पर भारत की होगी नजर। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहला मैच हराकर बनाई बढ़त। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम की 150 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख किया। पीएम ने वंदे मातरम की कई ऐतिहासिक पड़ावों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा सरल नहीं रही है। वंदे मातरम ने आपातकाल की बेड़ियों से संघर्ष करते हुए राष्ट्र चेतना को नई ऊर्जा दी है और आज भी ये देशवासियों को एकजुट करने की प्रेरणा देता है। वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1857 में शुरू हुई वंदे मातरम की यात्रा की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों के बढ़ते जुल्म और दमन के बीच राष्ट्र भावना जगाने के लिए ये गीत जन्मा। घर घर तक पहुंचाने की चुनौती को बंकिमदा ने स्वीकार किया और उसी से वंदे मातरम देश की नई शक्ति बनकर उभरा। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत
बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को याद किया और उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन वीरों ने वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए फांसी की सजा को गले लगाया। भले ही ये सभी विभिन्न जेलों में थे, फिर भी उनका साझा मंत्र था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। लेकिन देखिए, ये अलग अलग जेलों में होता था, अलग अलग इलाकों में होता था। प्रक्रिया करने वाले चेहरे अलग थे, लोग अलग थे, जिन पर जुल्म हो रहा था उनकी भाषा भी अलग थी, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी के समय देश को जागृत करता था, वही पिछली सदी में क्यों नजरअंदाज और विश्वासघात का शिकार बना। जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ। ये अन्याय क्यों हुआ। वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के वंदे मातरम पर किए गए समझौतों पर तीखा सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वंदे मातरम को बांटने की कोशिश की, उसके टुकड़े कर दिए गए। ये देश का दुर्भाग्य है कि अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस वंदे मातरम के विभाजन तक के लिए तैयार हो गई। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। लोकसभा में वंदे मातरम की चर्चा से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और आइए सीधे रुख करेंगे लोकसभा का, जहां इस समय वंदे मातरम के 150 साल होने पर चर्चा। सभी जानते हैं कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ भारत के राष्ट्रगीत के रूप में इस वर्ष मनाई जाएगी। अभी इस पर जो चर्चा प्रारंभ हुई है, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत ही तथ्यपरक, सारगर्भित और प्रेरक भाषण देकर इसकी एक अच्छी शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं दो मत नहीं है। यह वंदे मातरम भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफी ताकत दिया था। वंदे मातरम वह गीत है, अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण सदियों से सोया हुआ यह हमारा भारत देश जाग उठा था। वह गीत आधी शताब्दी तक स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा। वह गीत जिसकी आवाज इंग्लिश चैनल पार करके ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गई थी। ऐसा था यह हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम जैसे अमर गीत के रचयिता बंकिम बाबू ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब सभी देशवासी वंदे मातरम गीत के महत्व को निश्चित रूप से समझेंगे। और वह क्षण आया 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन के समय वह गीत धरती से आकाश तक गूंज उठा था। श्री अरविंदो ने 1906 में बिल्कुल ठीक ही कहा था, अध्यक्ष महोदय, कि द मंत्र हैड बीन गिवन एंड इन ए सिंगल डे द होल पीपल हैड बीन कन्वर्टेड टू द रिलीजन ऑफ पैट्रियटिज्म। अध्यक्ष महोदय, इसी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जनमानस के हृदय में यह व्याप्त हो गया था। इससे तब की ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई थी कि वंदे मातरम का नारा लगाने के खिलाफ एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था। लेकिन फिर भी ब्रिटिश हुकूमत जनता को वंदे मातरम कहने से रोक नहीं पाई थी। वंदे मातरम ने लोगों के अंदर एक नई चेतना भी जागृत कर दी थी। उस समय अमृत बाजार
पत्रिका के संस्थापक श्री मोतीलाल घोष ने कहा था, मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, भले ही हमें अपना सिर क्यों न गंवाना पड़े। यह बात उन्होंने कही थी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए उस समय वंदे मातरम संप्रदाय की भी स्थापना की गई थी और इसके सदस्य वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरी भी प्रतिदिन निकाला करते थे। इनमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कई बार जाते थे। जब 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा बनाया गया था, उसके मध्य में भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह झंडा पहली बार बंगाल की धरती पर ही फहराया गया था अध्यक्ष महोदय, और अगस्त 1906 में जब श्री बिपिन चंद्र पाल जी ने राष्ट्र चेतना जगाने के लिए एक समाचार पत्र की शुरुआत की थी, तो उसका नाम भी वंदे मातरम ही था अध्यक्ष महोदय। यह वह समय था जब वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं रह गया था, यह एक भावना बन गई थी, यह एक दर्शन बन गया था। इट बिकेम ए पोयम, पल्स एंड ए फिलॉसफी अध्यक्ष महोदय। अप्रैल 1906 में नए बने पूर्वी बंगाल प्रांत में ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के सार्वजनिक नारे लगाने पर रोक लगा दी थी। लोगों ने इस आदेश की अवहेलना की, खुलेआम अवहेलना की। विश्वनाथ मुखर्जी ने अपनी किताब वंदे मातरम का इतिहास में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि लोगों पर लाठियों की बारिश होती रही और पर जब तक उन्हें होश रहा तब तक वे वंदे मातरम का नारा ही लगाते रहे अध्यक्ष महोदय। उस्मानिया विश्वविद्यालय में भी वंदे मातरम का नारा लगाने पर रोक लगी थी। इस आदेश को न मानने के लिए वहां के छात्र श्री रामचंद्र जी को भी जेल की सजा हुई थी। उस समय रामचंद्र जी की आयु बामुश्किल 18 साल की थी और उसके बाद 18 साल की उन्हें सजा भी दी गई थी। उन्हें वीर सावरकर जी ने वंदे मातरम रामचंद्र की उपाधि से नवाजा था। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम सिर्फ बंगाल में सीमित नहीं रहा है। यह भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फैल गया था। पंजाब, तमिलनाडु, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सभी जगह लोग वंदे मातरम बोलने लगे थे। एक दूसरे का अभिवादन भी वंदे मातरम बोलकर करते थे। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वंदे मातरम भारतवासियों के लिए एक मंत्र की तरह कार्य कर रहा था। लंदन, पेरिस, जेनेवा, कनाडा, सभी जगह जहां भी भारतीय थे, भारत के लोग वंदे मातरम लगातार बोलते थे। 1912 में जब श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उनका स्वागत भी वंदे मातरम नारों के साथ ही वहां की जनता ने किया था। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ शहीद भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के पत्र प्रारंभ हुआ करते थे। मदन लाल ढींगरा जी का आखिरी शब्द भी वंदे मातरम था। फांसी पर जाते समय क्रांतिकारी सूर्यसेन के होठों पर भी वंदे मातरम था। खुदीराम बोस की जुबान पर भी वंदे मातरम ही था अध्यक्ष महोदय। इसलिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीयता का सूत्र है, भारत की अंतर आत्मा का यह स्वर है। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम वंदे मातरम की 1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। आज आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन गया, समाज और संस्कृति की मुख्य धारा में स्थान पा गया, वह हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल हो गया। वह गान था हमारा जन गण मन। लेकिन दूसरे गीत को मार्जिनाइज कर दिया गया, उपेक्षित किया गया, उसे खंडित किया गया। वह गीत है वंदे मातरम अध्यक्ष महोदय। इट वॉज ट्रीटेड लाइक एन एक्स्ट्रा। वह धरती जिस पर वंदे मातरम की रचना हुई थी, उसी धरती पर वर्ष
1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत को खंडित करने का निर्णय लिया था। और अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ हुए राजनीतिक छल और अन्याय के बारे में सभी पीढ़ियों को जानना चाहिए। इसीलिए इस संबंध में चर्चा हो रही है, क्योंकि यह अन्याय केवल एक गीत के साथ नहीं था, बल्कि आजाद भारत के लोगों के साथ था। उन लोगों के साथ हुआ जिनकी सांसों में आजादी की हवा वंदे मातरम की पुकार ने भरी थी। अध्यक्ष महोदय, उस पुकार को सीमाओं में बांधने की कोशिश इतिहास का मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा छल था। इसलिए हम यह मानते हैं कि वंदे मातरम का गौरव लौटाना यह समय की मांग है और नैतिकता का यह तकाजा भी है। अध्यक्ष महोदय, इस अन्याय के बावजूद वंदे मातरम का महत्व किसी भी सूरत में कम नहीं होने पाया और वंदे मातरम गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों के स्वराज और स्वधर्म के मूल्यों का यह जीवन स्वरूप बन गया। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम स्वयं में पूर्ण है, लेकिन इसे अपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। वंदे मातरम हमेशा राष्ट्रीय भावना का अमर गीत रहा है और अध्यक्ष महोदय, मैं बल देकर कहना चाहता हूं, सदैव यह बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे कमतर नहीं कर सकती। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ जो अन्याय हुआ है उसको जानना इसलिए भी आवश्यक है ताकि भावी पीढ़ियां ऐसा करने वालों की मानसिकता को, ऐसा करने वालों की सोच को ठीक तरीके से समझ सकें। और अध्यक्ष महोदय, और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि वंदे मातरम के साथ हुआ अन्याय एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। यह उस तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत थी जिसे कांग्रेस ने अपनाया। इसी राजनीति ने देश का विभाजन कराया और आजादी के बाद सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को कमजोर किया। अध्यक्ष महोदय, आज हम वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हम सबके खिलाफ यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वंदे मातरम और जनगण मन के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा नैरेटिव बनाने का प्रयास यह विभाजनकारी मानसिकता का परिचय देता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के लिए बराबर का सम्मान है। जो लोग यह बात नहीं समझते हैं वे मां की ममता को भी नहीं समझते हैं। मां अपने बच्चों में, अध्यक्ष महोदय, भेद नहीं करती है। जनगण मन और वंदे मातरम मां भारती के दो सपूतों की किलकारियां हैं। मां भारती की दो आंखें हैं। अध्यक्ष महोदय, जनगण मन और वंदे मातरम दोनों ही हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं। दोनों को भारत माता के प्रति अटूट प्रेम, राष्ट्रवाद और बलिदान की भावना एक सूत्र में बांधती है। इसलिए वंदे मातरम का उद्घोष यह किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह अभिव्यक्ति है। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन कॉलोनियल रूल की कूटनीति और कुशासन ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक हमारी मातृभूमि की स्थिति बहुत ही दयनीय कर दी थी। उस समय बंगाल की धरती से ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम का आह्वान किया। यह आह्वान रामायण के एक प्रसिद्ध श्लोक से प्रेरित था और वह श्लोक है, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अध्यक्ष महोदय, इस श्लोक में भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा है, हे लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की है, फिर भी मुझे यह अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। अध्यक्ष महोदय, यह श्लोक मातृभूमि के उच्चतम स्थान और उसके प्रति प्रेम को दर्शाता है। प्राचीन काल से हम भारतवासी जग जननी, गृह जननी और राष्ट्र जननी की पूजा करते चले आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम नदियों को भी मां की संज्ञा देते हैं। भूमि को मां के स्वरूप में देखना यह हमारी सभ्यता का एक संस्कार और यह विचार रहा है। अथर्ववेद में कहा गया है, माता भूमि ही
पुत्रोहम पृथिव्या, यानी पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मातृ पूजा की इसी परंपरा से ही वंदे मातरम गीत का जन्म हुआ है। लेकिन जो लोग न सभ्यता के मूल्यों को समझते हैं, जो लोग न संस्कृत के महत्व को स्वीकारते हैं, जिन्होंने परंपराओं को दरकिनार कर दिया है, वे लोग यह बात न पहले समझ सके थे, न अब भी वो समझ पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को धूमधाम से सारे देश में मनाने का फैसला किया है। वर्षगांठ का यह उत्सव सांकेतिक नहीं होगा अध्यक्ष महोदय, कोई दिखावा नहीं है। यह एक प्रण है वंदे मातरम को एक उचित सम्मान दिलाने का। अध्यक्ष महोदय, आज मैं यहाँ वंदे मातरम से जुड़े दो मुख्य बिंदु सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। पहला यह कि भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक आस्था है। यह आध्यात्मिक आस्था रिलीजन या मजहब से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि राष्ट्र भक्ति से जुड़ी हुई है और यह बांटने वाली नहीं है, यह समावेशी है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैसेज इसका यह है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब भारत माता की मातृभूमि के रूप में कल्पना की, तब वह कोई पॉलिटिकल कंसेप्ट नहीं था, कोई रिलीजियस कंसेप्ट नहीं था, यह कम्युनल कंसेप्ट नहीं था। इसे राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग तो कुछ कट्टरपंथियों ने दिया है। उन्होंने इसके गाने पर आपत्तियां उठाई और इन आपत्तियों के पीछे अंग्रेजी हुकूमत की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। इसे दुर्भाग्य से उस समय की कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का भी भरपूर समर्थन मिला है। अध्यक्ष महोदय, आज हमें इस गलती को पूरी तरह से सुधारना होगा और मां भारती से जुड़े हुए हर प्रतीक के प्रति जो राजनीतिक पूर्वाग्रह है, उनसे देश और समाज को अध्यक्ष महोदय हमें मुक्ति दिलानी ही होगी। अध्यक्ष महोदय, प्रारंभ में वंदे मातरम की रचना स्वतंत्र रूप से की गई थी और बाद में इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया था। कुछ लोगों को आनंद मठ भी सांप्रदायिक लगा, इस कारण वंदे मातरम को भी निशाना बनाया गया। मेरी समझ में आनंद मठ और वंदे मातरम के प्रति यह सोच कदापि उचित नहीं ठहराई जा सकती है। अगर हम उस कालखंड में जाएं जिसे आनंद मठ चित्रित करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आनंद मठ की विषय वस्तु किसी भी मजहब या संप्रदाय के खिलाफ कदापि नहीं थी। उस समय बंगाल में अध्यक्ष महोदय भयंकर अकाल था, लोगों को अकाल का सामना करना पड़ रहा था, लोग भूखमरी के कगार पर थे। अंग्रेजों के दबाव में बंगाल का नवाब लोगों से भारी उस समय लगान की वसूली कर रहा था। आनंद मठ इस अन्याय के खिलाफ लिखा गया था। इस बात से यह साफ हो जाता है कि वंदे मातरम और आनंद मठ कभी भी इस्लाम विरोधी नहीं था। यह तो उस दौर के बंगाल के नवाब और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के गठजोड़ के खिलाफ आम जनता की यह पुकार थी। अध्यक्ष महोदय, आनंद मठ उपन्यास में जब उसका एक पात्र भवानंद वंदे मातरम गाता है, तो दूसरे पात्र महेंद्र पूछते हैं, माता कौन है? भवानंद उसे जवाब देते हैं, हम और किसी मां को नहीं मानते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हम जानते हैं जन्मभूमि ही जननी है, हमारी मां नहीं, पिता नहीं, बंधु नहीं, स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, हमारे लिए सिर्फ वही सुजला और सुफला है। अध्यक्ष महोदय, क्या ऐसी भावना का चित्रण करने वाला कवि और लेखक, क्या वह कम्युनल हो सकता था? अब समय आ गया है कि वंदे मातरम और उसके इतिहास का अनबायस्ड इवैल्यूएशन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आ गया है समय वह। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के दो पद तो सभी ने सुने हैं, लेकिन बाकी के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। ओरिजिनल वर्जन में से अधिकांश अर्थों को भुला दिया गया है। उन पदों में भारत की विशेषताओं को दर्शाया गया है। अब उन पदों के महत्व और अर्थ को पूरी तरह से समझने का अवसर आ गया है अध्यक्ष महोदय, और यही अवसर है
पहला पद जिसे हटाया गया उसमें बंकिम बाबू भारत माता के संदर्भ में कहते हैं, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय हो, तुम ही मर्म हो, तुम ही मेरे शरीर की प्राण शक्ति हो। वंदे मातरम से इन कुछ पंक्तियों से निकालने का समर्थन करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी निकाला, किस संदर्भ में, किस अर्थ में, किस भावना में, किस तरह और किस दृष्टि से उनको वंदे मातरम की यह सारी पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक लगी। मैं बताता हूं उन्हें यह पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम को जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। फिर से दोहराना चाहता हूं, वंदे मातरम की यह पंक्ति भारत की आत्मा का परिचय है। यह पंक्ति हमें बताती है कि हमारा भारत एक ऐसी सभ्यता है जिसने आध्यात्मिकता को कभी दीवार नहीं बनने दिया। हमारा अध्यात्म वह सूत्र है जो तोड़ने का काम नहीं करता है, हमारा अध्यात्म जोड़ने का काम करता है। यह वह सभ्यता है जिसने कभी इस बात पर बल नहीं दिया कि सब लोग एक ही ईश्वर की पूजा करें, एक ही ग्रंथ माने और एक ही रीति रिवाज का पालन करें। बंगाली संस्कृति में रचे बसे बंकिम चंद्र चटर्जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। एक और पद में उन्होंने लिखा, बाहुते तुमिमा शक्ति, बाहुते तुमिमा शक्ति, हृदय तुमिमा भक्ति, यानी हे मां, तन की शक्ति भी तुम ही हो और मन की भक्ति भी तुम ही हो। लेकिन उन्होंने तुरंत स्पष्ट किया कि मां की यह भक्ति किसी मूर्ति की पूजा नहीं है, इट इज द रेवरेंस ऑफ ए पीपुल फॉर द लैंड दैट सस्टेन्स देम। अध्यक्ष महोदय, इन तमाम तर्कों के बावजूद कांग्रेस के एक बड़े तबके ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का खेल बंद नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, धर्म को रिलीजन समझना और मातृ पूजा को मूर्ति पूजा के रूप में देखना अंग्रेजों की और मुस्लिम लीग की पालती हो सकती थी, क्योंकि इसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ था। यह काम जानबूझकर उन्होंने किया। वंदे मातरम को खंडित किया गया, उसे तुष्टीकरण का शिकार बनाया गया। इससे क्या हासिल हुआ? अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, कि कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी न सिर्फ पार्टीशन को रोकने में विफल रही, बल्कि मैं मानता हूं कि यह पार्टीशन का कारण भी बनी है। अध्यक्ष महोदय, अब बताओ, जहां एक और कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, वहीं हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ काम किया है। अध्यक्ष महोदय, आजादी के आंदोलन के दौरान ही कांग्रेस के कुछ लोगों की अपने आप को सेकुलर दिखाने की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा और हमारी महान सभ्यता से जुड़ी कोई भी बात उन्हें कम्युनल दिखाई देती थी। भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी इस पैथोलॉजिकल नफरत के कारण ही वंदे मातरम भी इसका शिकार बन गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक घटना का उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूं, जिससे यह बात और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। विदेश मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक में, जहां नेहरू जी स्वयं मौजूद थे, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी वाईडी गुंडेविया ने पूछा, अगर कल को कम्युनिस्ट केंद्र की सत्ता में आ जाएं तो सरकारी तंत्र का क्या होगा? नेहरू जी ने झुठला कर जवाब दिया, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट। भारत के लिए खतरा कम्युनिज्म नहीं है, खतरा है तो हिंदू राइट विंग कम्युनलिज्म है। और यह प्रमाण के आधार पर मैं कह सकता हूं, यह एक पुस्तक में लिखा है। कोई प्रमाण मांगेगा तो उसका प्रमाण भी मैं दे सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से नेहरू जी यह देखने के लिए जीवित नहीं रहे कि उसी राइट विंग ने हमेशा संविधान के मूल्यों के अनुरूप काम किया है। संविधान के मूल्यों की अवहेलना हमने कभी नहीं की और कम्युनिस्ट विचारधारा से जन्मे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कारण न जाने कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो गई। अध्यक्ष महोदय, देश के कई हिस्से विकास में देश के कई हिस्से विकास में पीछे रह गए।
पहले की सरकारें नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद की इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाई। इस समस्या का समाधान अगर किसी ने ढूंढा तो वह है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उनके नेतृत्व में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आज पूर्णतः समाप्त की ओर है। अध्यक्ष महोदय, आज वह अपनी सांसें तोड़ रहा है। यह कितनी बड़ी विडंबना थी कि जिस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने कई देशों में सत्ता पाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया, उस विचारधारा को खतरा न मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखने वाली विचारधारा को खतरा माना गया। यह बात कोई रैंडम थॉट नहीं थी अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा पूर्वाग्रह था जिसने तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म दिया। इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कुछ पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों को दशकों तक अपने अधिकारों से वंचित रखा गया और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मुस्लिम महिलाओं से समान अधिकार छीने गए और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण भारत का विभाजन हुआ और इसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज पश्चिम बंगाल से बहुत से परिवारों को पलायन करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह भूमि रही है जहां भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधारों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यह नींव रखी गई, जहां सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई गई, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह की कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई गई। इसी बंगाल की धरती ने भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को जन्म दिया है। अध्यक्ष महोदय, महान समाज सुधारक श्री ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का भी जन्म और कर्मभूमि बंगाल ही रहा है। इसी पवित्र धरती पर जन्मे स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में हुई विश्व धर्म संसद में भारत की सनातन सभ्यता के महान मूल्यों से पूरी दुनिया को अवगत कराया था और इसी धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को पहला नोबेल प्राइज भी दिलवाया था। अध्यक्ष महोदय, बंगाल वह पवित्र भूमि है जहां चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, संत रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों ने जन्म लिया है। उनकी उपस्थिति ने बंगाल को अध्यात्म, संस्कृति और हमारी सभ्यतागत चेतना का एक उज्जवल केंद्र बना दिया। दुख की बात है कि कभी महान विचारों और क्रांतिकारी परिवर्तनों की जननी रही यह बंगाल की भूमि बाद के समय में तुष्टीकरण की राजनीति का केंद्र बना दी गई। अध्यक्ष महोदय, और यह सचमुच विडंबना है कि वही भूमि जहां से राष्ट्रीय एकता का बिगुल बजा था, वहीं से देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाला नक्सलवादी उग्रवाद भी उसी धरती से पैदा हुआ है। और अध्यक्ष महोदय, यह भी विडंबना है कि जहां से महिलाओं के समान अधिकार के लिए सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था, वही भूमि आज महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गई है। और यह विडंबना है कि जहां से भारत के पहले आईसीएस अधिकारी स्वतंत्रनाथ जी टैगोर आए, उसी धरती पर आज युवा बढ़ती बेरोजगारी के कारण हताश हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह विडंबना है कि वही भूमि जहां के सपूत स्वामी विवेकानंद जी ने भगवा वस्त्र पहनकर पूरी दुनिया को भारतीय सभ्यता की महानता से परिचित कराया था, आज उसी भूमि पर भगवा रंग का मजाक उड़ाया जाता है, उससे घृणा की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंगाल का यह पतन हुआ है दशकों तक सत्ता में रही वामपंथ की सरकारों के कारण और उनके द्वारा की गई हिंसा के कारण हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के कारण, उसकी विभाजनकारी राजनीति के कारण, अध्यक्ष महोदय, उसकी तुष्टीकरण की रीत के कारण और घुसपैठियों को शरण देने के कारण, अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, बंगाल हिंदू और मुसलमान
बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि बंगाल हिंदू और मुसलमान दोनों का है। बंगाल की भलाई के लिए जरूरी है कि हिंदू और मुसलमानों में एकता हो। जिस व्यक्ति के ऐसे विचार हों, क्या वे कभी सांप्रदायिक गीत लिख सकते थे अध्यक्ष महोदय? कुछ लोगों के द्वारा वंदे मातरम में उपयोग किए गए मेटाफर्स, रूपक जिन्हें कहते हैं, को मिस इंटरप्रिटेट किया गया। हो सकता है यह काम कई बार ना समझी में किया गया हो, पर मेरी समझ से कई बार अध्यक्ष महोदय यह जानबूझकर किया गया है। यह बात नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के मेटाफर्स को सही अर्थ में नहीं समझा था। मौलाना रजाउल करीम ने कहा कि वंदे मातरम जैसे निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को भी सांप्रदायिक कहते हैं, पर जिनके पास उदार दृष्टि है उन्हें वंदे मातरम गीत को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। वे देखेंगे कि उसमें बुत परस्ती का कहीं पर अध्यक्ष महोदय कोई दोष नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, यह मैं कहना चाहूंगा, और अध्यक्ष महोदय हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह उम्मत हो गई है। अध्यक्ष महोदय रोकिए। कौन बैठाएगा? हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है, सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय। संसद तरफ से यह मेरे बारे में कोई नहीं कह सकता। संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा था। और हमारे यहाँ की सूफी परंपरा में अध्यक्ष महोदय, विशेषकर पंजाब और बंगाल में अक्सर यह भाव देखने को मिलता है। जिस भाव से वंदे मातरम लिखा गया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा है, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अजल, तैनू वाजिब ते इम्कान कहूं, तैनू दशरथ लक्ष्मण राम कहूं, तैनू सीता जी जानान कहूं। जिसका भावार्थ है, हे सत्य सौंदर्य, हे दिव्य प्रकाश, तुम्हें क्या नाम दूं? क्या तुम्हें दशरथ कहूं, लक्ष्मण कहूं, राम कहूं या सीता कहूं? यह भाव। अध्यक्ष महोदय, एक मशहूर वकील राम जेठामलानी जी ने एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो अच्छी तरह मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका गुण है रबूबियत, यानी पालन पोषण करना। यही गुण मां में होता है जो अपने बच्चों के तन और मन दोनों का पोषण करती है। और यही दिव्य गुण हमारी मातृभूमि में भी है अध्यक्ष महोदय। जिस तरह हम अल्लाह के सामने उसकी अनंत रबूबियत के लिए सजदा करते हैं, उसी तरह मां भारती के सामने भी सजदा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि यह धरती हमारा पोषण करती है। इसलिए वंदे मातरम कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह तो हर इंसान का फर्ज है जो इस धरती पर श्वास लेता है। अध्यक्ष महोदय, सच यह है कि वंदे मातरम ने भारत के सभी लोगों के दिलों को स्पंदित किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बंगाली और संस्कृत में लिखा गया यह गीत तमिल, मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और भारत की हर भाषा बोलने वालों के दिलों में यह घर कर गया।
और यह गीत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है और इसी वजह से इसने उन लोगों को विचलित किया जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से डरते थे। अध्यक्ष महोदय, सभी ने इसमें संगठित और एक होने की आवाज सुनी। बस कुछ लोगों ने इस गीत का मतलब गलत निकाला और गलत समझा। अब इस समझ को बदलना होगा, सही समझ पैदा करनी होगी और वंदे मातरम का भी सही अर्थ हमें समझना होगा। हम सबको यह समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम के माध्यम से किसे संबोधित कर रहे थे। सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपनी किताब में लिखा है कि जब बंकिम बाबू ने सप्तकोटि यानी 7 करोड़ आवाजों के बारे में लिखा तो उसका मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी की पूरी आबादी से था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और छोटा नागपुर के कुछ हिस्से भी उसमें शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, इसका उल्लेख स्वयं बंकिम बाबू ने 1872 में किया है और इसलिए 7 करोड़ केवल किसी एक समुदाय की आवाज नहीं थी। इसलिए 7 करोड़ केवल एक समुदाय की आवाज नहीं थी, किसी एक धर्म या संप्रदाय का यह नारा नहीं था। यह तो समूचे भारत की एक स्वर लहरी थी अध्यक्ष महोदय, जिसमें हर भारतीय की आस्था, हर भारतीय की आशा एक साथ गूंज उठी थी। जो लोग वंदे मातरम का विरोध इस आधार पर करते हैं यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, वे बंकिम बाबू के विचारों की रत्ती भर समझ नहीं रखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। वंदे मातरम में मूर्ति पूजा की कोई बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, यह बहुत कम लोगों को जानकारी है। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। यह बात उनके द्वारा सन 1874 में लिखे गए एक लेख से बिल्कुल साफ हो जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम बाबू के लेखन से यह भी स्पष्ट होता है कि उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति में भगवान की प्रतिमा यह भावगम्य है, एक सेतु है, एक माध्यम है सत्य को जानने का, माध्यम है ईश्वर के स्वरूप को समझने का। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए वंदे मातरम की मां भारती कोई मूर्तिमान यह देवी नहीं है, बल्कि वह एक प्रतीक है उस भावना की जिसके लिए हर भारतीय के हृदय में प्रेम है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन और कुछ कट्टरपंथियों ने शायद इस बात को नहीं समझा था या समझने का प्रयास नहीं किया था कि वंदे मातरम के मूल में है क्या। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों का साथ क्यों दिया, जबकि हम लोग तब भी वंदे मातरम के साथ हुए अन्याय के विरोध में खड़े थे और आज भी हम वंदे मातरम के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। वंदे मातरम का गौरव हमारा गौरव है, हमारा गौरव ही नहीं है, हमारे पूरे भारत देश का यह गौरव है। और अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक से लेकर राजेंद्र बाबू और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महानायक मौजूद थे जो भारत की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते थे। और इसी का प्रभाव हमारे संविधान की मूल प्रति में अंकित चित्रों में दिखता है। त्रिलल लाल बोस जी के मार्गदर्शन में बने ये चित्र भारत की आत्मा को भी अध्यक्ष महोदय प्रतिबिंबित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर, वैदिक आश्रम, श्री राम और रावण का युद्ध, गीता उपदेश, भगवान बुद्ध का धर्मचक्र, नटराज, महाबलीपुरम का गंगा अवतरण, छत्रपति महाराज शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी, इन सबको संविधान में सम्मान मिला है। संविधान में अंकित चित्रों में भारत को उसी रूप में दिखाया गया है जैसा हमारा भारत है, सभ्यतागत, आध्यात्मिक और गौरवशाली भारत। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहां तक कि भारत के संविधान को भी हमेशा अपने संकीर्ण हितों की बलि चढ़ाया। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए हमेशा संविधान, भारत की संस्कृति, सभ्यता, संप्रभुता और मानवता के ऊपर रही है। वंदे मातरम के साथ कांग्रेस ने संविधान को भी खंडित करने का काम किया। वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन करके मूल संविधान के चरित्र को बदल दिया गया अध्यक्ष महोदय। और यह इतना बड़ा परिवर्तन था कि कानून के जानकारों ने इस संशोधन को द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी थी अध्यक्ष महोदय।
और उस समय हमने संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई भी लड़ी थी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने पंडित नेहरू से कहा था, यू आर ट्रीटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्क्रैप ऑफ पेपर, यानी आप इस संविधान के साथ रद्दी कागज जैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। यही नहीं, 42वें संशोधन से भी संविधान को पूरी तरह बदल दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना के साथ ही खिलवाड़ किया गया। ऐसे कुछ शब्द जोड़े गए, सेकुलर एंड सोशलिज्म, जिन्हें संविधान सभा ने नकार दिया था उस समय। अध्यक्ष महोदय, संविधान और उसके मूल्यों के साथ खिलवाड़ आगे भी जारी रखा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में निहित एक महान संवैधानिक आदर्श है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला लिया था, जो कि मुस्लिम महिलाओं के हक में था। अध्यक्ष महोदय, उस फैसले को उलटने के लिए जब कांग्रेस की सरकार में संसद में कानून पास किया तो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लिए न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। और अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही इतने सालों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया, जिसके कारण वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला, जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रह गया। इस भूल को सुधारने का काम भी यदि किसी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे अहम पहचान होती है सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। सबसे अहम पहचान होती है स्वस्थ हेल्दी डेमोक्रेसी की, सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कंटिन्यूअस माइग्रेशन, डेथ्स और रैपिड अर्बनाइजेशन मतदाता सूचियों को डिस्टार्ट कर देते हैं। इसलिए चुनावों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, जेन्युइन वोटर्स को नुकसान होता है और साथ ही चुनावी वैधता पर भी स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है ताकि मतदाता सूची को ठीक किया जाए। लेकिन जब कुछ दलों के नेता चुनाव हारते हैं या उन्हें हार सामने दिखाई देती है तो वे इस पूरी प्रक्रिया को हिलाकर कटघरे में खड़ा कर देते हैं और यह संवैधानिक संस्थाओं के प्रति गहरे अनादर भाव को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, अब यही लोग लगातार चुनाव आयोग पर एक साजिश के तहत हमले कर रहे हैं। यह कोई साधारण आलोचना नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का यह हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना राष्ट्र के साथ अन्याय है, क्योंकि यही संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की रीढ़ हैं। लेकिन इन दलों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। संस्थाओं को कमजोर करना और उनके निर्णयों पर संदेह खड़ा करना उनकी लंबी राजनीतिक परंपरा रही है। आज जब देश मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब ऐसी नकारात्मक राजनीति न केवल निराशाजनक है बल्कि देश हित के विरुद्ध भी है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दल अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस को ही नहीं नुकसान पहुंचाया है, बल्कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए भारत की संस्कृति को भी नीचा दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन में शामिल होकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश देना चाहा, तब कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध भी किया था। राम मंदिर निर्माण की मांग करोड़ों भारतीयों की आस्था की प्रतीक थी, लेकिन कुछ दलों ने न केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण इसका निरंतर विरोध किया। सदियों के संघर्ष, एक लंबी न्यायिक लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद कहीं जाकर भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है। और यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, बल्कि यह भारतीय सभ्यता के आत्मगौरव की पुनर्स्थापना भी थी। अध्यक्ष महोदय, इन सभी बातों को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। वंदे मातरम की अस्वीकृति धार्मिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक थी। जहां कुछ लोग वंदे मातरम के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे थे, सांप्रदायिक बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं को इसमें किसी प्रकार की सांप्रदायिकता अध्यक्ष महोदय नहीं दिखी है।
अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था वंदे मातरम मेरे मन में गहराई तक बैठ गया है। इसका गायन जब मैंने पहली बार सुना तो मैं रोमांचित हो गया, यह गांधी जी ने कहा है, और इस पर मैं मोहित हो गया। उसमें मुझे केवल राष्ट्रीय भावना ही दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा कतई नहीं लगा कि यह गीत एक हिंदू गीत है। यह महात्मा गांधी ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा था, वंदे मातरम में कोई द्वेष भावना नहीं है, वंदे मातरम में कोई दोष नहीं है। हम अपनी माँ में जो सद्गुण देखते हैं, उन सारे गुणों को कवि ने भारत माता के अंदर देखा है। यह महात्मा गांधी ने कहा था। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा था कि जहां तक वंदे मातरम की बात है, यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देता। मां दुर्गा का मतलब कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यह उस देश का दूसरा नाम है जो हम सबको प्यारा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारी आजादी की लड़ाई के बड़े नेताओं में से एक थे। उन्होंने भी वंदे मातरम की नैरो और सेक्टेरियन इंटरप्रिटेशन को सिरे से नकार दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी, उन्होंने भी वंदे मातरम गीत को बहुत गहराई से देखा था। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसमें इस्लामी सिद्धांतों और वेदांत दर्शन का सुंदर मेल पाया था। उन्होंने इसमें इस्लामी सिद्धांतों और वेदांत दर्शन का एक सुंदर मेल पाया था। वेदांत कहता है सच्चाई के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, एक ही सत्य को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते और पूछते हैं। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विचार इस्लाम से आता है। वहां वहदते दीन यानी सभी धर्मों की एकता की बात है। इस्लाम में भी सभी धर्मों की एकता की बात है। और सुलह कुल यानी सभी के साथ शांति और भाईचारे की बात की गई है। वंदे मातरम गीत में उन्होंने यह अद्भुत संगम, सामंजस्य और यह समानता देखी। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, डॉक्टर एम ए अंसारी, मौलाना आजाद, इनमें से किसी ने भी वंदे मातरम का कभी भी विरोध नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात है मूर्ति पूजा की, तो मैं आज इस सदन के माध्यम से सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मी कोरा, अरबी और फारसी साहित्य में भी उम्मू कोरा यानी ग्राम में जननी, उन्मुल मोमेनीन यानी विश्वास करने वालों की मां, और उम्मुल किताब यानी ग्रंथ जननी जैसे शब्द मिलते हैं। क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? क्या इन्हें भी मूर्ति पूजा की संज्ञा दी जाएगी? अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम को सांप्रदायिक बताकर विरोध करना ये बहाना मात्र था, असली कारण तो पूरी तरह से राजनैतिक था। अध्यक्ष महोदय, सन 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का न अपना कोई राष्ट्रीय गीत था न अपना झंडा। लेकिन अब समय आ गया है कांग्रेस गुलामी की मानसिकता को छोड़े और वंदे मातरम को इसके पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करे। पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करने की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है देश के लोग आपको अभी भी माफ कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 1905 में खुद मोतीलाल नेहरू जी ने पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में लिखा था, मोतीलाल जी नेहरू लिख रहे हैं, हम ब्रिटिश शासन के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहाँ लौटने पर जब तुम गए उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे, यह मोतीलाल नेहरू जी ने कहा है। इतना जन समर्थन होने के बाद भी तथाकथित रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने के नाम पर वंदे मातरम का बराबर विरोध किया गया। कुछ लोग और लोकसभा में इस समय वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वंदे मातरम पर चर्चा में शामिल होते हुए बीजेपी नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम ने देश में नई चेतना जगाई थी। वंदे मातरम के साथ जो कांग्रेस ने अन्याय किया वो इतिहास का एक बहुत बड़ा छल है।
आज वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान भावी पीढ़ियों को इस छल को जानने की जरूरत है, कांग्रेस के इस तुष्टीकरण को समझने की जरूरत है, उस मानसिकता को समझने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम के साथ जो तुष्टीकरण किया गया वही बड़ा कारण रहा कि भारत के बंटवारे के लिए भी कांग्रेस का तुष्टीकरण ही जिम्मेदार है। Such as to represent the Indian musical genius as well as to some extent the Western, so that it might be equally adaptable to orchestra and band music and to being played abroad. उन्होंने कहा है नेहरू जी वे यह भी मानते थे कि राष्ट्रीय गान का असली महत्व विदेशों में जाता है, विदेशों में ज्यादा है, अपने देश में कम है। उन्होंने कहा था The real significance of the national anthem is perhaps more abroad than in the home country. यह तर्क महज बहाना था। शास्त्रीय संगीतकार मास्टर कृष्ण राव जी ने नेहरू जी के तर्क को खारिज किया था। उन्होंने वंदे मातरम की तीन अलग अलग ट्यून्स संविधान सभा में ही प्रस्तुत की थी। 1949 में कृष्ण राव जी ने एक पत्र में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि वंदे मातरम बैंड पर नहीं गाया जा सकता, किंतु मेरा पक्का विश्वास है यह संभव है और वह भी बड़े सुंदर ढंग से संभव है। मैं अपनी तर्ज में इसे गॉड सेव द किंग से अधिक प्रभावशाली बना सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, और तो और स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत पहले ही वंदे मातरम की ट्यून तैयार की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने वंदे मातरम के खिलाफ अपना मन बना लिया था। अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी ने कुछ लोगों का हवाला देते हुए कहा भी था कि देयर वाज नॉट इनफ मूवमेंट इन इट। जिस गीत ने फ्रीडम मूवमेंट को नई ऊर्जा दी, नेहरू जी को उस गीत में मूवमेंट ही नजर नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, यह भारत के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक था, जहां राष्ट्र के एक प्रतीक के चुनाव के लिए शब्दों और उसके मतलब से ज्यादा इस बात को महत्व दिया गया कि विदेशी लोगों को उसकी ट्यून कैसी लगेगी। यह सोच गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए लोगों की हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश को इसी कॉलोनियल माइंडसेट से निकालने का ही प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने देश का राष्ट्रगान अपनाया। संविधान सभा में राष्ट्रगान पर हुई चर्चा कुल मिलाकर 30 मिनट से भी कम चली थी। राष्ट्रगान पर चर्चा कुल मिलाकर 30 मिनट से भी कम चली थी। क्या इसका अर्थ यह था कि राष्ट्रगान अन्य मुद्दों की तुलना में कम महत्वपूर्ण था? नहीं, शायद जो लोग वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनाना चाहते थे, उन्हें यह आभास हो गया था कि अगर चर्चा हुई तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। शायद इसलिए ही इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा गया और वंदे मातरम को समान सम्मान देने की बात कही गई थी, लेकिन वास्तव में इसे दोयम दर्जा दिया गया। और अगर समान सम्मान देने का वादा किया गया था तो अध्यक्ष महोदय, क्यों उस समय की सरकारों ने वंदे मातरम को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में स्थान क्यों नहीं दिया गया? मैं इस सवाल का भी जवाब चाहता हूं। यह इस देश का दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय, जिस गीत के बारे में गांधी जी ने कहा था कि जब तक यह देश रहेगा वंदे मातरम रहेगा, उस गीत को गाने का हक मांगने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े और तो और कई बार उसे न गाने के लिए फतवे भी जारी किए गए। अध्यक्ष महोदय, अन्याय सिर्फ वंदे मातरम के साथ नहीं हुआ है, बल्कि बंकिम बाबू की पूरी विरासत के साथ हुआ है। पश्चिम बंगाल के कांतलपाड़ा में स्थित बैठक खाना, जहां बंकिम बाबू ने वंदे मातरम गीत लिखा था, राष्ट्र के लिए वंदनीय स्थल होना चाहिए था वो, लेकिन जो उपेक्षा वंदे मातरम की हुई वही उपेक्षा उस स्थान की भी हुई। इस जगह से न केवल लोग अनजान हैं, बल्कि इस जगह की स्थिति भी अध्यक्ष महोदय बहुत ही दयनीय हो गई। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ बंगला भाषा के साथ भी अन्याय हुआ है। बंगाल और बंगला भाषा की स्थान बंकिम बाबू के साथ हुए अन्याय को हमारी सरकार ने बंगला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देकर सही करने का प्रयास किया। और अध्यक्ष महोदय, आज हम आज़ाद हैं,
हम दुनिया की एक बड़ी ताकत हैं और विकसित राष्ट्र बनने की राह पर हम तेजी से आगे बढ़ चले हैं। मैं आज सदन को बतलाना चाहता हूं, 150 वर्ष पूर्व लिखे वंदे मातरम गीत में आज के भारत के उदय का मार्ग भी देखा जा सकता है। वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम बाबू ने उत्तिष्ठत जागृत का संदेश दिया, यानी जब भारत का हर नागरिक वंदे मातरम कहेगा तभी भारत सशक्त बनेगा। वंदे मातरम ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा, हमारे आत्मबल को बढ़ाएगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा, स्वदेशी की भावना को भी यह बढ़ावा देगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम सब एक साथ आएं और विचार करें कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के तहत सभी नागरिकों के लिए एक नई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं जोड़ सकते, जिसके अंतर्गत हम वंदे मातरम का वैसा ही सम्मान करें जैसा कि हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह वंदे मातरम और इसके लेखक और बंगाल के महान राष्ट्रवादी चिंतक बंकिम बाबू को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, वंदे मातरम हमारा गौरव है, हमारी पहचान है और हमारे संविधान की सबसे ऊंची पुकार है। वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति वात्सल्य का अनहद नाद है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के उन अज्ञात और अवर्णित सैनिकों की याद है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह उस पीड़ा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अध्यक्ष महोदय, जो असंख्य मत वालों ने आजादी प्राप्त करने के लिए सही में के लिए सहा था, बर्दाश्त किया। वंदे मातरम हर उस सैनिक को हौसला देता है जो आज भी अपनी मातृभूमि के लिए हर दुश्मन का सामना कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हमारी एकता का भी प्रतीक है, स्वाधीनता का संकल्प है, वीरता का यह जयघोष है, त्याग का महामंत्र है और बलिदान का यह अमर गान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारे गौरवशाली अतीत का स्मरण है अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वर्णिम भविष्य का आह्वान है अध्यक्ष महोदय, और वो यह मातृभूमि का, मातृभक्ति का एक अनुपम भाव है, संस्कृति का शाश्वत प्रकाश है अध्यक्ष महोदय, सभ्यता का यह गौरव है, धर्म की रक्षा का यह संदेश है, कर्म की प्रेरणा है, शक्ति का आह्वान है, विजय का विश्वास है, अमरत्व का स्वर है, पवित्रता का स्पंदन है और आस्था का आधार है अध्यक्ष महोदय। वंदे मातरम भारतीयता का और राष्ट्रीयता का, वंदे मातरम भारतीयता का और राष्ट्रीयता का एक सशक्त हस्ताक्षर भी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए गर्व से कहो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। श्री किरण रिजिजू जी। Sir, I rise to present the 12th report of the Business Advisory Committee. श्री अवधेश प्रसाद जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी। वंदे मातरम पर लोकसभा में चर्चा में शामिल होते हुए बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम ने देश में एक नई चेतना जगाई थी। वंदे मातरम के साथ जो कांग्रेस ने अन्याय किया वो इतिहास का एक बहुत बड़ा छल है। वंदे मातरम के साथ जो अन्याय हुआ है उसे भावी पीढ़ियों के लिए जानना जरूरी है ताकि वो सतर्क रहें ऐसी मानसिकता वालों से। साथ ही राजनाथ सिंह ने बहुत साफ कहा, अपने पूरे संबोधन में उन्होंने कहा कि किस तरह से कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ जो तुष्टीकरण किया है वही तुष्टीकरण की सोच भारत के बंटवारे के लिए भी जिम्मेदार रही। राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस का तुष्टीकरण वंदे मातरम के साथ रुका नहीं। अगर आज की बात भी करें तो धारा 370, राम मंदिर का निर्माण और SIR की प्रक्रिया, आज भी कांग्रेस का पूरा रवैया उसी तुष्टीकरण पर आधारित है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की संस्कृति को नहीं समझने वाले ही आज भी वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। वंदे मातरम देश की आत्मा है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस समय विदेश मंत्रालय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। रुक करेंगे सीधे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उपयुक्त मंत्रालय है, इस मुद्दे पे काम कर रही है और मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो भी सरकारी कामकाज इस मसले पे हो रहा है वो उस मंत्रालय द्वारा
आपको अवगत कराया जाएगा। Issue on the 8th Naval Veteran, I don't have an update on this particular issue, but I will revert to you with the latest. Akhilesh. Sir, I'm Akhilesh Suman from Doordarshan News. U.S. National Security Strategy 2025 has been released on Friday, and the strategy mentions India also. It says that it will encourage New Delhi to contribute to Indo-Pacific security, including through Quad. It also mentions India's cooperation with India in commerce, trade, and also in technology and critical minerals. So, what is your reaction on that? Krishna Mohan. सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। बांग्लादेश में फिर से ब्रूटल किलिंग शुरू हो गई है। एक फ्रीडम फाइटर जो 75 साल उनकी उम्र है और उनके वाइफ को गर्दन काट के मार दिया गया, और अवामी लीग ने ये कहा है कि यहाँ पे टारगेटेड किलिंग फिर से माइनॉरिटी के साथ शुरू हो गई। नीरज। सर, नीरज हूं, न्यूज 18 इंडिया से। सर, अरुणाचल प्रदेश पे हाल में जो चीन ने बयान दिया था उसका समर्थन किया है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने। भारत के आंतरिक मामले में पाकिस्तान के दखल को कैसे विदेश मंत्रालय देखता है? और दूसरा एक सवाल है चीन से जुड़ा हुआ। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन रूस और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार है और बाकी जो रणनीतिक मुद्दे हैं उन पर भी आगे बढ़ने को तैयार है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं भारत? प्लीज। Asli Mashiriam, the New South Asia correspondent for BBC News. Following up on some comments after President Putin's visit last week, President Putin said Russia was prepared to deliver uninterrupted fuel shipments to India. Yet at this point, has India decided that fuel from Russia must be limited in light of the pressure from Washington? Okay. Awad. Thank you, sir. I'm Wahid Awad from Arab News. Actually, I wanted to ask regarding there is a likely visit by the Prime Minister to Oman and Jordan. Do you have anything to give us on these visits, please, and what's the agenda? Thank you. Okay, Akhilesh, first we come to your question. Yes, we have seen the report that you mentioned. It underscores the importance that the United States attaches to India as a key partner. As you know, we have a multifaceted relationship with the United States. Both countries enjoy comprehensive global strategic partnership and continue to work to further strengthen these ties. कृष्ण मोहन जी, जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है बांग्लादेश में, हमने पहले भी कहा है ये वहाँ के सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था और जिस प्रकार का माहौल है उनको वो संभाले। तो आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार इस 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का अभूतपूर्व आयोजन कर रही है। ये आयोजन देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जुड़ने और एक मंच पर साथ आकर प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करेगा। आइए अपनी जड़ों से जुड़े और तेजी से बढ़ते राजस्थान के साथ आगे बढ़ें। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन? अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध।
अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए ऐतिहासिक भाषण का हवाला देते हुए कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस के विश्वासघात को उजागर किया और बताया कि किस तरह जिन्ना के पत्र और नेहरू के दबाव का हवाला देते हुए इसके कई अंश हटाए गए। उन्होंने दावा किया कि वंदे मातरम के साथ हुआ ये व्यवहार कांग्रेस और गांधी परिवार को बेनकाब करता है। संबित पात्रा ने सदन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। अभी सदन में एक ऐतिहासिक भाषण सुना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। वंदे मातरम को एक प्रबल भावना बताते हुए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी का जो विश्वासघात वंदे मातरम के प्रति रहा था उसका उजागर किया है। किस प्रकार उस समय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ही गृह क्षेत्र कलकत्ता में यह निर्णय लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और वंदे मातरम की कई पैराग्राफ्स जिसमें उसे काट दिया गया। और एक तरह से ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गांधी परिवार को पूर्णतः एक्सपोज करती है। और शायद यही कारण रहा होगा कि इतने महत्वपूर्ण दिन LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही नदारद थे, दोनों हाउस से एब्सेंट थे। लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि वंदे मातरम बहस में पीएम मोदी का शुरुआती भाषण देश के लिए आंखें खोलने वाला है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के कुछ हिस्सों को किस तरह एडिट किया, देश की जनता देख सकती है कि आज लोकसभा में वंदे मातरम पर महत्वपूर्ण बहस चल रही है, लेकिन विपक्ष के नेता सदन में अनुपस्थित रहे, जो देश के खिलाफ खड़ा होने जैसा है। जब उन्होंने वंदे मातरम से संबंधित विषय रखने शुरू किए तो सामने से ऐसा साइलेंस था जैसे लगता हो सन्नाटा हो गया हो। जब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के विरोध के बाद समझौता कर लिया वंदे मातरम पे, जिस प्रकार से इन लोगों ने उसको वंदे मातरम के टुकड़े किया, वही बाद में भारत के टुकड़े करने के भी विषय बना। देश ये देख करके सुन करके हैरान है। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन गोवा आग हादसे में हुई दुखद मृत्यु पर राज्यसभा ने शोक व्यक्त किया। गोवा के अरपोरा के नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सदन की कार्रवाई की शुरुआत में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस दर्दनाक हादसे का जिक्र करते हुए पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ितों के सम्मान में 1 मिनट का मौन रखा। साथ ही शोक स्तब्ध परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में मकान बनाए गए, लेकिन उनमें से कई आधे बनाकर ही छोड़ दिए गए और उनका आवंटन पात्र नागरिकों को नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन अधूरे और आवंटन रहित घरों के कारण सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने मांग की कि तत्कालीन सरकार को इस मामले पर उचित जवाब देना चाहिए। हमारे सांसद महोदय ने बताया ये जो इंदिरा आवास योजना है ये भी 2014 से पहले बनाई गई थी। ये अलग बात है कि ग्रामीण क्षेत्र की योजना थी। शहरों में इसके बराबर में JNNURM बनाई गई थी और JNNURM के भी जो मकान बनाए उसके बाद काफी लोगों को तो दिए ही नहीं गए और न देने के कारण से वो खंडर हो गए हैं। यानी 2012 में 11 में बनाने के बाद क्या उस समय उन सरकारों को ध्यान में नहीं आया था कि इसकी प्लानिंग क्या करनी चाहिए? JNNURM और इंदिरा आवास योजना ये पिछली सरकार 2014 से पहले 11, 12, 10 में जो बनाए गए इतना करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, उसकी जिम्मेदारी को लेगा क्या? उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोकसभा में वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भावपूर्ण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे वंदे मातरम ने एक राष्ट्र को प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन ने बताया कि वंदे मातरम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा का संचार किया और राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बन गया। विदेश मंत्री ने लिखा कि जैसे जैसे वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं, इसका लचीलापन और समावेशिता और कायाकल्प का लोकाचार भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। संसद में आज इंडिगो एयरलाइंस संकट पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि उड़ानों में आई भारी बाधा का मुख्य कारण एयरलाइंस की क्रू रोस्टरिंग और आंतरिक प्लानिंग सिस्टम की विफलता थी। सर, जो इंडिगो का क्राइसिस अभी देखने को मिला वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। ये एफडीटीएल में जो बदलाव, आई एम एक्सपेंडिंग ऑन दिस क्वेश्चन सर बिकॉज द हाउस ऑल्सो वांट्स टू नो एंड द नेशन ऑल्सो वांट्स टू नो, सर आई वुड लाइक टू स्प्रेड सम लाइट ऑन दिस। 1st November 2025 there have been new FDTL guidelines into place. We have had thorough consultation with all the stakeholders when we have changed it, and due process has been done for that. And in April, under the guidelines of High Court, under the order of the High Court, it has come into implementation. There were 22 FDTL guidelines, 15 of them from 1st of July and 7 of them from 1st of November. There was no problem from what was happening in 1st of July, and there were some variations that were required by the airlines for the guidelines which were proposed from 1st of November. There were multiple stakeholder consultations done, not only with Indigo, we have other players in the industry also, with everyone. Multiple stakeholder consultations regarding the FTL, where we have been very, very strict, saying that there has to be no compromise on safety. Safety is the topmost priority. यात्रियों और सांसदों को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जितने भी यात्री देरी और उड़ान रद्द होने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सख्त सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। एयरलाइंस ऑपरेटर्स को इन नियमों का पालन करना होता है। सॉफ्टवेयर की समस्या को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इस सेक्टर में लगातार तकनीकी उन्नयन होता रहता है। सरकार का विजन है कि देश के विमानन क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च मानक स्थापित हों। Regarding the software, what the inquiry is also being done on that. Airport Authority of India is thoroughly looking into the system fault that has happened, and thoroughly whatever necessary feedback comes in, we will do it. And the continuous technology upgradation happens in this sector, sir. It is not just timely, but there is a continuous upgradation that happens. All the countries, different countries, they keep upgrading the systems that they have, and we keep a continuous watch on what is happening across the world. And our vision from the government is to have the top standards, global standards in the country for aviation. And it is with that vision that we are working, and all the systems, all the technologies that we have in aviation are definitely up to standards, and proper mechanism is there to ensure that they are upgraded on time. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि कुल 5,86,705 PNR 1 से लेकर 7 दिसंबर के बीच की अवधि के लिए रद्द किए गए और कुल 569.65 करोड़ रुपए की राशि वापस की गई। वहीं 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक के बीच की अवधि के लिए कुल 9,55,591 PNR रद्द किए गए और कुल 827 करोड़ रुपए की राशि वापस की गई। कुल 9,000 बैगों में से 4,500 बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए हैं। शेष बैग अगले 36 घंटों में पहुंचाने का लक्ष्य है। Regarding the passengers, we have observed cancellations of 5,86,705 PNRs. For which 569 crores has been given. And on top of this has also been observed. Regarding the action, why have we not taken, sir? We have taken multiple actions before also. We have certain guidelines, we have certain regulations in place, and our duty as a regulator is to see if the guidelines and rules and regulations are followed or not. And whenever there seems to be non-compliance, we have not hesitated at all.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देशों को अमल में लाते हुए एयर इंडिया ग्रुप ने तुरंत अपने रिजर्वेशन सिस्टम में नए तय किराए को लागू करना शुरू कर दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इसे पूरी तरह से लागू कर दिया है, जबकि एयर इंडिया धीरे धीरे किराए की कैपिंग लागू कर रही है, जो अगले कुछ घंटों में पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। दरअसल इंडिगो संकट के बाद उपजे हालात का संज्ञान लेते हुए मंत्रालय ने हाल ही में घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास के किराए पर एक तय सीमा निर्धारित कर दी है, ताकि डिमांड बढ़ने पर किराए में बेहिसाब बढ़ोतरी न हो। और इंडिगो फ्लाइट से रद्द होने के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा के लिए 22 नई ट्रेनों में से 8 ट्रेनें दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। वहीं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही देखी जा रही है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।